सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 लास्ट क्वेश्चन है और इसके 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas student B, who takes food for 26 days, pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. क्या करेंगे हम? अज्यूम करते हैं, ठीक है, फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट, तो फर्स्ट पार्ट है लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू रुपीज एक्स, यानी कि ये तो एक्स अमाउंट तो स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा। इसके साथ जितने दिन वो मेस में भोजन करता है, खाना खाता है, उसके चार्जेस पर डे के हिसाब से हैं, ठीक है। तो चार्जेस पर डे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, चार्जेस पर डे अज्यूम कर लीजिए रुपीज वाई। अब देखिए यहां भी दो कंडीशन बनती है, एक स्टूडेंट ए और एक दूसरी स्टूडेंट बी के साथ। स्टूडेंट ए 20 डेज तक वहां रहता है, खाना खाता है और 1000 रुपये हॉस्टल चार्जेस पे करता है। इसका मतलब इस 1000 रुपीज में फिक्स्ड कॉस्ट एक्स भी है और 20 डेज की उसकी मेस चार्जेस हैं, यानी कि उसके फूड का अमाउंट भी है। तो कैसे लिखेंगे? कंडीशन फर्स्ट कह लीजिए इसको। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या, फिक्स चार्ज तो उसको देना ही है और 20 डेज तक वाई रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? फिक्स कॉस्ट प्लस में 20 डेज का अमाउंट, तो ये टोटल है 1000 रुपीज। इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। इसी तरह से कंडीशन सेकंड क्या होगी? सेकंड में बी स्टूडेंट जो है वो 26 डेज का टोटल चार्ज 1180 सबमिट करवाता है हॉस्टल को। तो उस 26 डेज के लिए एक्स तो फिक्स चार्जेस हैं ही, प्लस सूख जाता है भैया, एक्स तो फिक्स चार्ज और प्लस में 26 डेज का पर डे के हिसाब से 26 वाई और टोटल अमाउंट 1180। इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो हम उसी से सॉल्व करते हैं। नाउ लिख भी सकते हैं आप, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको जैसा बताया था कि आप 2312 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये सेकंड इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे? 2312 ऐसे बनाएंगे। तो ये 1 2 3, तो 1 2 के नीचे 20 और 26, 3 के नीचे 1000 और 1180, 1 के नीचे 1 1 और फिर से 2 के नीचे 20 26। अब क्रॉस बनाएंगे, एरोज लगाए और फर्स्ट क्रॉस एक्स के नीचे आएगा
सेकंड वेरिएबल y के नीचे और थर्ड -1 के नीचे नहीं। ये -1 समझ गए थे, पहले ही बताया था कि इक्वल टू का साइन से राइट साइड में अगर कांस्टेंट टर्म है तो -1 लिखना है और दोनों टर्म अगर लेफ्ट साइड में हो तो 1 लिख सकते हैं। तो नाउ अब क्या आ गया, x के नीचे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 20 की 1180 से, तो करके लिखें सीधे 0 0 2 3 6 और माइनस में 26 की मल्टीप्लाई 1000 से, तो 26,000 आ गए, इक्वल टू होगा y के नीचे 1000 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 1000 माइनस 1180 की मल्टीप्लाई 1 से 1180 इक्वल टू -1 के नीचे क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 26 से यानी कि 26 और -1 की 20 से 20। एंड नाउ अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो x अपॉन, अब देखिए 26,000 बड़ी टर्म है, ये नेगेटिव है, और 23,600 छोटी टर्म है, तो कितना बच गया, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बच गया जी 2,400 माइनस के 2,400 और y के अपॉन 1000 माइनस 1180 यानी कि -180 इक्वल टू -1 अपॉन 6। ठीक है, अब यहां पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की जो दोनों टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म के इक्वेट रखते हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज x अपॉन -2400 इक्वल टू -1/6। ठीक है, और y की टर्म को भी यानी कि y अपॉन -180 को भी -1/6 के इक्वल। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, x अपॉन, या सीधा ही लिख लो, x की वैल्यू क्या होगी 2400 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2400 अपॉन 6 और यहां से y माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 ऊपर गया तो 180 अपॉन 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू होगी आपकी 6 से कैंसिल करोगे तो 6 4 जा 400 और y की वैल्यू होगी 6 3 जा यानी कि 30। तो x और y क्या थे हमारे फिक्स चार्जेस, x था तो इसका मतलब लिख सकते हैं आप देयरफॉर फिक्स चार्जेस इक्वल टू ₹400 और जो पर डे के हिसाब से खाने का खर्चा था यानी कि चार्ज पर डे या फूड चार्ज भी लिख सकते हैं आप ₹30 जो y था। तो दीज आर सॉल्यूशन। ओके क्लियर, इक्वेशन बनानी है, सोल्व करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, गलती नहीं होगी फिर। ओके नाउ इट इज सेकंड पार्ट। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अब फ्रैक्शन के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, अज्यूम करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगी, इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन है उन कंडीशन को देखते हैं।
तो कंडीशन फर्स्ट, और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि जो x बाई वाई है ये 1/3 हो जाएगी। कब? when 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से एक सब्ट्रैक्ट करें तो। डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर से एक सब्ट्रैक्ट करने पर जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो 1/3 है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, वाई को इधर ले आओ, 3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड, और सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाएगी कब? जब डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x की 4 के साथ 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, और y इधर आ गया सब्ट्रैक्ट, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन बन गई हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। कौन सा मेथड यूज करना है? आप मेथड एग्जाम में कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि 3.5 और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तो यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं वही 2312। तो आप टर्म लिखेंगे 2 3 1 2, 2 3 का मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन ये 1 2 3, ठीक है ना, पूरी कॉलम। तो -1 -1 -1 -1, फिर 3, यहां से 3, यहां से 8, 3 8, और फर्स्ट बनेगी आपकी 3 और 4, 3 और 4, फिर सेकंड कॉलम दोबारा से फिर -1 और 1। ये आराम से लिखें, अच्छे से लिखें, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब क्रॉस, ऊपर से नीचे एरो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फर्स्ट क्रॉस x के नीचे, सेकंड y के नीचे, और थर्ड -1 के नीचे। सॉल्व करते हैं आप, तो वी गेट x अपॉन -1 की 8 के साथ -8, फिर ये माइनस में आएगा, -3 हो गया तो +3, इक्वल टू y अपॉन 3 4 जा 12, 8 3 जा 24 माइनस में, इक्वल टू -1 अपॉन -3, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस आएगा, फिर से प्लस हो गया, +4। दिस इंप्लाइज, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, x अपॉन -8 + 3 -5 इक्वल टू y अपॉन -12 इक्वल टू -1 अपॉन 1। क्लियर? अब दोनों वेरिएबल्स टर्म को बारी बारी से कांस्टेंट टर्म के इक्वेट करते हैं, यानी कि x अपॉन -5 इक्वल टू -1 अपॉन 1, और y अपॉन -12 इक्वल टू -1 अपॉन 1। सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ गई, 5 ऊपर चला गया, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 12 ऊपर गया। तो अब आपके पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, देन फ्रैक्शन लिख दें। देयरफॉर फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर
अपॉन डिनोमिनेटर 5/12, x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, तो यही आंसर होगा। ओके, थर्ड पार्ट, यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in test? अब देखिए यहां दो प्रकार के जो है ना जवाब दिए जा रहे हैं, एक करेक्ट आंसर है और एक रॉन्ग आंसर। तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि सही प्रश्न के जवाब कितनी संख्या में दिए गए और उन प्रश्नों की संख्या क्या थी जिनके जवाब गलत दिए गए। यानी कि हम अज्यूम करेंगे, इट इज थर्ड पार्ट, लेट number of questions answered correct इक्वल टू x। यानी कि जितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए उनकी संख्या x मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड रॉन्ग इक्वल टू y। ठीक है, अब यहां भी दो कंडीशन बनती हैं, एक बार तो उसे 40 मार्क्स मिलते हैं और दूसरी बार उसे 50 मार्क्स मिलते हैं। पर कैसे? देखिए कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट, और फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर जवाब सही दिया तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत जवाब दिया तो वो 1 मार्क उसका कट जाएगा, 1 मार्क्स वो लॉस्ट कर लेगा। यानी कि अब जो मार्क्स वो गेन करेगा वो पॉजिटिव और जो लॉस्ट होंगे, जो मार्क्स लूज करेगा वो नेगेटिव जाएंगे, सीधी सी बात है। तो x सही आंसर दिए हैं, 3 मार्क्स मिलता है एक सही आंसर का, तो 3x हो गए टोटल करेक्ट आंसर के मार्क्स, और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से जो गलत जवाब दिए हैं, y नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर गलत दिए हैं, तो -y, और ये टोटल जो स्कोर बन गया अब इसका वो 40 है। ये इक्वेशन 1। इसी तरह से कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड, और सेकंड कंडीशन में करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 4x, और रॉन्ग आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि -2y। ठीक है ना, एक आंसर के जो गलत जवाब दिया है उसके 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और ऐसे कितने आंसर गलत दिए हैं उन्होंने y। ठीक है, तो यहां मार्क्स जो बने वो 50 होगा, इक्वेशन 2। नाउ अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लिखते हैं 2 3 1 2, 2312, 2 के नीचे -1 -2, 3 के नीचे 40 50, 1 के नीचे 3 4, 2 के नीचे -1 -2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी इसके साथ, यह आएगा x के नीचे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये y के नीचे, और लास्ट वाली टर्म क्योंकि बराबर से राइट साइड में कांस्टेंट है तो -1 के नीचे। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लें बस। तो दिस इंप्लाइज x डिवाइडेड बाई -1 की मल्टीप्लाई 50 से -50, और माइनस में आएगा 2 4 जा, यानी कि 2 × 40 80 हो गया माइनस का, और ये माइनस है तो +80 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू y अपॉन
40 की मल्टीप्लाई 4 से 160 और माइनस में 50 की 3 से 150 इक्वल टू -1 अपॉन 3 टू जा -6 और माइनस में 4 माइनस का आ गए तो -4 आएगा, बाहर माइनस है तो +4. दिस इम्प्लाइज इफ वी गेट x अपॉन -50 + 80 30 बचा इक्वल टू y अपॉन 160 - 150 10 इक्वल टू -1 अपॉन -2. माइनस से माइनस कैंसिल. अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से नाउ कंपेयर करते हैं वेरिएबल टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल, यानी कि x/30 इक्वल टू पुट करेंगे 1/2 और y/10 को इक्वल टू पुट करेंगे 1/2. तो यहां से x की वैल्यू 30/2 और यहां से y की वैल्यू 10/2 हो जाएगी. तो x आ गया आपके पास 15 और यहां से y आ गया इक्वल टू 5. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 15 क्वेश्चन के आंसर तो करेक्ट किए हैं और 5 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो गए. ठीक है, तो ये आप लास्ट में लिख सकते हो, ये क्या होगा, आंसर होगा. क्लियर? ओके. Now it is the fourth part and very important. Place A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of these two cars? अब स्टूडेंट समझने की बात है कि पहले तो देखिए क्या अज्यूम करें कि वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द कार्स. तो दोनों कार, जो एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी बी से, दोनों की स्पीड अज्यूम करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे. ठीक है, यानी कि फोर्थ पार्ट में लेट स्पीड ऑफ द कार starts from A is equal to x km/h और इसी तरह से स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम B अज्यूम कर लेते हैं y km/h. अब समझिए कि ये हाईवे है और इस हाईवे पर यहां एक पॉइंट A है और यहां दूसरा पॉइंट B और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं. सही है. अब कैसे चलती है कार, जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चले, यानी कि कार ए भी इधर जाए और बी भी इसी डायरेक्शन में चले, तो ये चलते चलते आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटे के बाद यहां मिल जाते हैं. इस बात को समझें. हम पहले यही कंडीशन लेके चलते हैं कि यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलें, यानी कि सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पर स्टार्ट हों, लेकिन स्पीड डिफरेंट है उनकी. दिख भी रहा है कि एक कार तो 100 किलोमीटर पीछे से आ रही है, चल रही है, और एक कार 100 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हुई और वो भी उसी दिशा में चल रही है और 5 घंटे बाद मिल गए. इसका मतलब जो कार ए है उसकी स्पीड तो ज्यादा होगी. कितनी ज्यादा होगी? इतनी ज्यादा होगी कि 5 घंटे में कार ए ने 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया. अब इस बात को हम अलजेब्रिकली कैसे लिखेंगे, देखिए. अब ये देखो कि 5 घंटे बाद मिले हैं. ठीक है, तो हम लिखते हैं when both car went, है ना, went लगा लेते हैं, या travel in the same direction.
इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो भैया 5 घंटे तक तो ए से चलने वाली कार चली और 5 घंटे तक बी से चल, तो 5 घंटे में ए कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे चली, इसका मतलब 5x डिस्टेंस हो गया। और बी 1 घंटे में y किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में यानी कि 5y। और डिस्टेंस किसका ज्यादा है? ए का। ए से चलने वाली कार कितना ज्यादा है कि भैया 100 किलोमीटर का डिफरेंस था। इसका मतलब ए कार ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी कार ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों का डिफरेंस। ओके, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, तो व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन देन क्या कंडीशन बनेगी? 5x और 5y। 5x ए से चलने वाली कार ने ट्रेवल डिस्टेंस किया है और 5y बी से जो कार चली है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 किलोमीटर का था। ठीक है, ये इक्वेशन, चलो इक्वेशन नहीं लिखते अभी, 5 से डिवाइड भी हो सकता है ये, तो 5 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 और ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, नाउ दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों कारें अगर एक दूसरे की तरफ चले, यानी कि ए वाली इधर चले और बी से जो चल रही है वो इधर चले, तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। ये लिखेंगे हम, व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अगर वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे तक तो कार ए से चलने वाली कार चलती रही और 1 घंटे तक बी से चलने वाली कार चलती रही और यहां आकर के मिल गई। इसका मतलब 1 घंटे में ए कार ने x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है और बी कार ने y, और दोनों का सम कितना आएगा? फिर दोनों ने मिलकर के 100 किलोमीटर दूर थे। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100 और ये इक्वेशन 2 हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं। नाउ लिख सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या 2312 2 3 1 2। तो सेकेंड टर्म फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड -1 1 -1 1, थर्ड टर्म 20 100, फर्स्ट टर्म 1 1, फिर से सेकेंड टर्म -1 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x के नीचे ये आएगा। ठीक है, नाउ इनकी मल्टीप्लाई ये y के नीचे, और क्योंकि कांस्टेंट टर्म इक्वल टू से राइट साइड में तो -1 के नीचे, ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इनको सोल्व करते हैं, तो दिस इंप्लाइज x अपॉन क्या आया? -100 और ये -20, -100 -20 इक्वल टू, और y के अपॉन क्या आया? 20 -100 20 -100 और -1 के अपॉन क्या आया? 1 माइनस में -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहां से x अपॉन कितना आ गया? -120, यहां से y अपॉन -80 और यहां से -1/2। अब क्या करना है? वेरिएबल टर्म्स को बारी बारी से कांस्टेंट टर्म के इक्वल, यानी कि x अपॉन -120 इक्वल टू -1/2 और y अपॉन -80
इक्वल टू -1/2। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 120/2 यानी कि 60। माइनस से यहाँ माइनस कट गया और y की वैल्यू क्या आ गई 80/2 यानी कि 40। अब x क्या था, स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, x किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर, तो a से चलने वाली गाड़ी की स्पीड होगी और 40 किलोमीटर पर आवर बी पॉइंट से चलने वाली कार की स्पीड होगी। ठीक है, ओके। फिफ्थ पार्ट देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। ठीक है, again, and the area increases by, and if we increase the length by 3 unit and its breadth by 2 unit, then the area increases by 67 square units। Find the dimension of the rectangle। अब रेक्टेंगल के डायमेंशन मींस उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हम अज्यूम करके चलेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे। तो फिफ्थ पार्ट में लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट्स, और अज्यूम करते हैं ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट्स। अब एरिया भी चल रहा है, एरिया रिड्यूस हो रहा है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया, और एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए। अब हमारे पास कंडीशंस हैं, कंडीशंस को देखते हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। कब, जब उसकी लेंथ 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दें और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज, यानी कि कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट, समझे बात को। एक्स वाई एरिया है और ये एरिया 9 रिड्यूस हो जाता है। कब, जब लेंथ को तो 3 रिड्यूस कर दे, लेंथ को 5 रिड्यूस करें और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज करें, यानी कि y+3, तो जो एरिया आएगा वो 9 कम हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आएगी। बात समझ गए। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 रिड्यूस करने पर नई लेंथ x-5, 3 इंक्रीज करने पर नई ब्रेड्थ y+3, और एरिया जो बन गया, अब ये जो पहले एरिया था xy, उससे 9 रिड्यूस हो जाता है -9। अब सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो xy x की 3 के साथ +3x -5y -15 इक्वल टू xy -9। xy से xy कट गया तो क्या बचा 3x -5y इक्वल टू, ये इधर आगे प्लस, यानी कि 6, इक्वेशन 1। अब कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड में क्या कहा है कि इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, यानी कि x था तो x+3 कर दें और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया जाए 2 यूनिट से, यानी कि y को भी इंक्रीज कर दिया, तो जो एरिया बना है वो पहले वाले एरिया में इंक्रीमेंट हो जाता है 67 का, यानी कि इक्वल टू xy+67। मल्टीप्लाई करें x इंटू वाई XY +2x
3y और 3 2 जा 6 इक्वल टू xy प्लस 67। तो xy से xy कैंसिल, क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इधर आगे माइनस, यानी कि 67 माइनस 6 61, इक्वेशन 2। ओके, नाउ अब सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो 2312, भूले नहीं इसको। सेकेंड टर्म यानी कि y के कोफिशिएंट दोनों में -5 और 3, फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि 6 61, फिर फर्स्ट टर्म 3 2, और फिर सेकेंड टर्म -5 3। ये तो रिपीट ही होती है। नीचे एरो, फिर ऊपर, नीचे एरो, ऊपर एरो। ठीक है, ये टर्म आएगी x के नीचे, ये टर्म आएगी y के नीचे, और ये -1 के नीचे। ठीक है, नाउ तो क्या कर सकते हैं आप, x अपॉन मल्टीप्लाई करें, ये नेगेटिव टर्म बने तो कितना आ गया 5 6 30, तो -305 और -18 इक्वल टू, यहां से y अपॉन 6 2 12 माइनस 61 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 183 इक्वल टू -1 अपॉन 3 3 9 और 2 5 देखिए नेगेटिव आएगा, और यहां भी नेगेटिव लेना तो प्लस हो जाएगा 10। दिस इंप्लाइज वी गेट x अपॉन, दोनों को ऐड कर लो तो ये आ गया -323 इक्वल टू y अपॉन, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बच गया -171 इक्वल टू -1 अपॉन, ये हो गया 19। ठीक है, अब क्या करना, अब कंपेयर करते हैं किसको, वेरिएबल टर्म को कांस्टेंट के। तो दिस इंप्लाइज x अपॉन -323 इक्वल टू -1 अपॉन 90 और y अपॉन -171 इक्वल टू -1 अपॉन 90। ठीक है जी, यहां से इसको कैंसिल करो तो x इक्वल टू 323 अपॉन 90, सोल्व कर लेंगे, माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू 171 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई 90, तो x की वैल्यू ये कटेगा इससे 19 1 जा, और बच गया जी आपके पास 13 7 आ गया 133 पे, और 19 9 जा, यानी कि y की वैल्यू आ गई, कैंसिल करेंगे तो 19 9 जा 9, तो x 17 आ गया और y 9 आ गया। क्या था x, लेंथ, तो लिख देंगे यहां लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 9 यूनिट। ओके, डायमेंशन फाइंड आउट करने थे, हो गए। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।